चित्रभानु संवत्सर गांधी जी का क्या कहता है, देखिए चित्रभानु संवत्सर में चित्रभानु समुद्र भूतो नरो विद्या विद्यानिधि धर्म भवेत विद्यानिधिरव भवेत विद्यानिधिरव भवेत नीतिमान धृतिमान श्रीमान स्वामी भक्त प्रियंवद, सभी अच्छे गुण हैं। ये इनकी वजह से गांधी जी फेमस हुए। देखिए क्या क्या है, चित्रभानु समुद्र भूतो नरो विद्या निधि अर्भ भवेत, यानी ये विद्या जितनी विद्या होती हैं उनसे युक्त होता है, जातक विद्या की बहुत सी विधाओं से निपुण होता है। ये विद्या निधि अर्भ भवेत चित्रभानु समुद्र भूतो, यानी जो चित्रभानु में पैदा होता है नर, उसके अंदर सभी विद्याएं होती हैं। नीतिमान होता है, नीति से युक्त होता है, क्या है विद्याओं में निपुण, न्यायप्रिय, नीतिमान मतलब न्यायप्रिय, दृढ़ता युक्त, धीर धृतिमान दृढ़ता युक्त होता है, काफी दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, बहुत अच्छा होता है, धीरवान होता है, धैर्यवान, इसे दृढ़ता मतलब धैर्यवान होता है, श्रीमान और लक्ष्मी युक्त होता है, श्रीमान मतलब श्री युक्त, श्रीमान लक्ष्मी से युक्त होता है, स्वामी भक्त और स्वामी भक्त होता है, अपने जो भी स्वामी होता है उसके लिए अच्छा उनकी वो फॉलो करता है, स्वामी भक्त होता है, प्रियंवद और प्रियभाषी होता है, प्रियंवद है ना, और दृढ़ता युक्त, मैंने जरा पढ़ता हूँ, समृद्धि धनवान युक्त होता है, स्वामी प्रिय होता है, प्रिय बोलने वाला हो, प्रियंवदम तो प्रियम बोलने वाला हो, जो भी जातक चित्रभानु संवत्सर में पैदा होता है। अब देखिए चित्रभानु संवत्सर ये है 1869 में अगर 60 साल जोड़ दोगे तो अगले 60 साल के बाद में गांधी जी के बाद जो भी जातक पैदा होगा वो इसी संवत्सर में पैदा होगा, चित्रभानु में। जैसे अगर 60 जोड़ते हो 69 में तो 1929 आता है, तो 1929 में जो भी जातक पैदा हुआ था उसके अंदर भी यही लक्षण मिलेंगे। जैसे 1929 में दो मैंने देखा हुआ है फिल्म स्टार के, जो वो हैं फिल्म स्टार नहीं कहते गान, जैसे लता मंगेशकर जी हैं 1929 में ही 1929 में पैदा हुए, उनका भी चित्रभानु संवत्सर है, उनके अंदर भी ये सब गुण पाए जाते हैं, अच्छे गुण सभी चित्रभानु है ना, विद्याओं से युक्त होते हैं, उनमें सब कुछ होता है, उन्होंने काफ़ी भाषाएं सीखी है ना, सभी भाषाओं में गाने गाए हैं, इसलिए उनके अंदर स्वामी भक्त होते हैं, अपना जो भी काम देते थे उनका काम पूरा करते थे है ना, जो जितने भी गाने का वो कॉन्टेक्ट दिया सबका पूरा किया। जैसे जो स्वामी भक्त श्रीमान धनवान होते हैं, धृतिमान दृढ़वान होते हैं मतलब धैर्यवान होते हैं, नीतिमान होते हैं, प्रियंवद प्रिय बोलने वाले होते हैं, सभी विद्याओं से निर्मित काफ़ी विद्याएं होती हैं उनके पास में, एक से ज़्यादा विद्या होती हैं, ठीक है, ये सब हो गया, अच्छी बात है। और किशोर कुमार जी भी शायद 1929 में पैदा हुए 1929 में, तो उनका भी ये चित्रभानु संवत्सर आप देखो। अब आते हैं नेहरू जी के पास। नेहरू जी का संवत्सर भी 36 में बहुत अच्छा है। अब देखिए इस 36वें संवत्सर में शुभकृत संवत्सर है, शुभकृत मतलब जो शुभ करने वाला हो। अब यहाँ पे शुभकृत और अगला जो संवत्सर है इससे अगले वाला 37th वन, उसका नाम है शोभकृत, शोभनकृत और शोभकृत। ये 36 में क्या है शुभकृत, और अगला वाला है शोभकृत, यानी शोभकृत और शुभकृत में दोनों में डिफरेंस ऋषि क्या बताते हैं, अंतर क्या बताते हैं। देखिए जो शुभकृत है इसको शुभ को आदमी अपनी तरफ से सोचता है, जातक जो इसमें पैदा होता है वो जातक अपने हिसाब से सोचता है कि ये अच्छा है वही करेगा, अच्छी बातें करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन वो अच्छे काम अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, अपने अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ जो भी पैदा होता है वो अपने हिसाब से जो अच्छा होता है वही करता है। और जो अगला वो है संवत्सर, इसी कहते हैं शोभन करता और शोभ करता, उसमें जो जातक पैदा होता है 37 यानी अगला वाला संवत्सर है उसका नाम है शोभकृत और शोभन करता, शोभ करता शोभन करता, यानी जो कोई दूसरा चाहता है कि मेरे लिए ऐसा काम कर दो तो वो आदमी उसके हिसाब से वैसा काम करेगा, शुभ वाला शोभन करते यानी शोभायमान काम करने वाला आदमी होता है जातक। यहाँ क्या है शुभ करने वाला काम होता है, दोनों में ये डिफरेंस रिश्ता बहुत अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये नेहरू जी का वो है 37th जो वो है संवत्सर वो मोदी जी का है। अब मोदी जी अपने हिसाब से नहीं करते हैं, लोग जो रिक्वायर करते हैं, लोगों की डिमांड हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो जी, ऐसा करो जी, वैसा करो, और गरीबों के लिए सब ये काम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करते हैं। तो 37th का संवत्सर क्यों गांधी तो मोदी जी का है 37, अभी बताता हूँ मैं। और इसमें 1889 में अगर आप 60 ईयर्स ऐड कर देते हो तो अगला जो ईयर आएगा वो आएगा 1949 में 36 संवत्सर यही आएगा, रिपीट होगा।
37 मतलब ये 36 वन, और 37 अगला वो 1950 में। तो 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ, इसलिए मोदी जी का संवत्सर शोभकृत है और शोभनकृत और शोभकृत 37 वन, और इनका 36 है, इसलिए ये दोनों में। अब देखिए नेहरू जी के अंदर जो क्वालिटीज हैं इस नक्षत्र की, इस वाले संवत्सर की, वो देखिए ये इससे बेटर है, गांधी जी से भी उसमें ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। देखिए कैसे, पहला है शुभग, शुभग यानी सौभाग्यमान होता है, शुभग, शुभकामी च, शुभकामी दूसरों के लिए शुभ चाहने वाला होता है, यानी अच्छे काम करने वाला होता है। अपने हिसाब से उस आदमी को अच्छा लगेगा, ये अच्छी बात कर देता हूँ तो ये खुश हो जाएगा, इसलिए ऐसा सोच ही करता है। च विद्या धर्म परायण, विद्या और धर्म इन सबसे परायण होता है। आप जो धर्म जो भी फॉलो करते, बहुत लोग कहते हैं व्यक्तियों के गुरु उनका 6वें घर में बैठा हुआ 9th का लॉर्ड है, इसलिए उसके अंदर ये ज़्यादा फॉलो नहीं करते धर्म के लिए, लेकिन जो भी फॉलो करते थे, है ना, उनमें था कुछ फॉलो करने का। अब नेगेटिव पॉइंट हो गया क्योंकि गुरु उनका, ये गुरु 6वें घर में बैठा हुआ है, 9th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड 6वें घर में बैठा हुआ, गुरु केतु के साथ में, राहु केतु के अक्षर में, इसलिए वो जो कहते हैं कि वो ज़्यादा वैसा नहीं थे, नॉन वेज खाते थे, है ना, गाय का भी मीट खाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें करते थे, और धर्म को ज़्यादा वो नहीं करते थे फॉलो। हिंदू धर्म को तो बिल्कुल नहीं फॉलो करते थे, बाकी जितना भी क्रिश्चियनिटी बाकी सबको फॉलो करते थे, बाकी चीज़ों को ज़्यादा मतलब ध्यान रखते थे, लेकिन हिंदुइज्म में और वो ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, ऐसा लोग बताते हैं। मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं सिर्फ ये जो कुंडली बताती है उसके बारे में सिर्फ मैं डिस्कस करता हूँ कि जो ऐसा रिजल्ट बता रहे हैं ऋषि, ऐसे लोग बताते हैं। ओके नाउ अब इसमें आते हैं कि इसकी जो अक्षर क्या कहते हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ ज़्यादा। शुभ शुभकामी च विद्या धर्म परायण दीर्घ आयु धन हम पुत्रार्थी, पुत्र की इच्छा रखता है, पुत्रार्थी, अर्थी मतलब उसकी इच्छा रखने वाला होता है और कामना करता है, पुत्रार्थी पुत्र की इच्छा रखता है, दीर्घ आयु धन। अब उसमें था पुत्र, महावीर जो पहला श्लोक है उसमें इंग्लिश वाले में, उसमें था बहुत सारे उनके पुत्र होते हैं, पुत्रों की ज़्यादा। अब यहाँ पुत्रार्थी ये वर्ड है, पुत्र की कामना करता है। देखिए शुभ माने भाग्यशाली, शुभ कामी मतलब दूसरों के लिए भला सोचने वाला, शुभ काम दूसरों के लिए भला सोचने वाला होता है ना। जब विद्या धर्म परायण और विद्यावान धर्मयुक्त, विद्या धर्म परायण इन दोनों से युक्त होता है, विद्या से भी धर्म से भी धर्मयुक्त। पूर्ण आयु, दीर्घ आयु माने पूर्ण आयु होती है, लंबी आयु होती है, दीर्घवान और पूर्ण आयुवान, पुत्र तथा धन की इच्छा रखने वाला होता है। पुत्रार्थी, अर्थ माने धन भी होता है, पुत्र और धन की इच्छा रखता है। शुभकृत वर्ष संभव, शुभकृत वर्ष संभव, इस शुभकृत वर्ष में संभव होता है, यानी इस वर्ष में, इस संवत्सर में जो पैदा होता है उसके लिए ये सब चीज़ें संभव होती हैं। अब देखिए सभी पॉइंट आगे, हम इस पर जो एग्जाम्पल है नेहरू जी का, ये भाई ये जो अपना खुद चाहते थे वैसा ही काम क्यों करते थे, यानी खुद चाहते थे कि ये लोग इसको लाइक करेंगे, है ना, उसके लिए बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करें, लेकिन क्या उनकी जो एक्टिविटी थी वो सही थी मतलब काम करने के लिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल एक आदमी ने मुझे दिया, वो मेरे साथ में रहा करते थे जब मैं अपना फर्स्ट मास्टर्स डिग्री करता था। मेरे पास में 4 मास्टर्स डिग्री हैं, उनमें से एक जो पहली मास्टर डिग्री मैंने MSc मैथ्स में किया, उस समय मेरे साथ में एक इंजीनियर रहते थे जो कि ब्रिज कॉर्पोरेशन में थे, और उनकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पर हुई, घाघरा रिवर के ऊपर। घाघरा रिवर जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, गंगा में से निकलती है, ट्रिब्यूटरी नदी है, और यूपी के रहने वाले, वो बनास के रहने वाले थे, है ना, बनास के रहने वाले हैं, मतलब अभी हैं, आई डोंट नो कि अभी हैं कि नहीं है, लेकिन काफ़ी एज थी उनकी उस समय। तो 6 पहले रिटायर हो चुके थे जब मैं उनके पास गया था 88 में, ही वाज रिटायर्ड दैन, क्योंकि 88 में मैं उनके घर पर गया, मैं बनारस में घूमने के लिए, मतलब मैं गया था तो रांची के लिए, टाटानगर भिलाई, वहाँ पे एक एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने गया था, तो उस एग्ज़ाम के साथ में लौटते हुए मैं बनारस गया था। तो बनारस में उनके घर पे गया तो उन्होंने मुझे पूरा घुमाया। काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है अब तो बन गया है वो, लेकिन पहले जो पुराना वाला था नीचे उसमें, वो उसके हिसाब से अभी भी है वही है, तो उसको दिखाने के लिए पीछे भी जाके वहाँ वो दिखाया पूरा, जो उसमें नंदी जी बैठे हुए हैं, वहाँ जो वो बनी हुई है, यानी जो मॉस्क बनी हुई है वो भी दिखाने लगे पीछे से, है ना, राउंड लगाते हुए। तो मैं बनारस में उनसे मिलने गया था, लेकिन उन्होंने क्या बताया, पहले उस पॉइंट पर आते हैं,
कि ये जो नेहरू जी की जो वो थी शुभ करने का काम करने, शुभ अच्छे काम करने के लिए लोगों के लिए क्या क्या करते थे, मेहनत क्या करते थे। अब लोग कहते हैं कि भाई वेस्टर्नाइज थे वो, नेहरू जी वेस्टर्नाइज, मतलब लोग इंडियन चीज़ों को न लाइक करके बाहर की चीज़ों को अच्छा लाइक करते थे, वेस्टर्न लोगों को ज़्यादा लाइक करते थे। टेक्नोलॉजी बोले पूरे वेस्टर्न कंट्री से, इंग्लैंड से आई हुई है या वहाँ से जर्मनी से आई हुई है सब टेक्नोलॉजी। बोले कि उन्होंने घाघरा रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनना था, एक पुल बनना था, उस पुल को बनाने के लिए लोगों ने डिमांड किया काफ़ी, क्योंकि लोग उस पुल के ऊपर 4-5 किलोमीटर घूम के आते थे क्रॉस करने के लिए। वहाँ लोगों के जो नदी के इस साइड में और खेत वगैरह हैं, तो किसान जो लोग जाते थे उनको जाने के लिए 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। तो यहाँ पुल बनाने के लिए लोगों ने डिमांड किया कि सर यहाँ पे ऐसा पुल बना दीजिए, और जो भी वहाँ पर सरपंच वगैरह होते थे उन्होंने बताया, लोगों की रिक्वेस्ट करते हुए गवर्नमेंट को बताया, जितने एमएलए वगैरह थे उनको बताया उस बात में। तो एमएलए को बताया कि भाई आप ऐसे यहाँ पुल बना दीजिए, पुल के लिए ऐसा पुल बनाइए क्योंकि यहाँ पानी बहुत गहरा वैसा है, बहाव ज़्यादा है नदी के अंदर, उस बहाव के अंदर पानी में पत्थर नहीं ठहर सकता, सीमेंट को छोड़िए, इसलिए पुल इस पर नहीं बन सकता। ऐसा पुल बनाइए लोहे का हो, है ना, लोहे का जैसे फाटक होता है, लोहे का फाटक ऐसा होता है कि उसको नीचे कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, खाली यहाँ स्टार्टिंग में और एंड में जाके सपोर्ट चाहिए होती है। तो वहाँ जाके ऐसे उतर जाया करेगा, खड़ा किया तो खड़ा हो जाया करेगा, और ऐसे डाल दिया तो उस पर लोग घूम करके उधर जा सकेंगे। ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। तो बोले कि ये जो पुल था, लोगों ने जो आसपास के लोग गोताखोर वगैरह थे उन्होंने कहा था सर इस पर हमारा ऐसा इस टाइप का पुल बना दीजिए जो रेलवे फाटक जैसा होता है। तो नेहरू जी बोले ठीक है। नेहरू जी के पास ये बात गई तो उन्होंने देखा, बोले ठीक है मैं इंजीनियर्स बुलाता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स बुलाए, कहाँ से, जर्मनी से। जर्मनी के इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा उन्होंने अपने आप सोचा। अब देखिए अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पैसा कितना वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने बता रहे थे इंजीनियर, उन्होंने इतना पैसा वेस्ट किया, इंजीनियर्स को बुलाया, इंग्लैंड के भी बुलाए, वहाँ सबसे पहले जर्मनी के बुलाए, जर्मनी से इंग्लैंड से आए, इतना पैसा वेस्ट किया, वो इंजीनियर्स सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो कह रहे थे इसमें पुल नहीं हो सकता, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट फ्लाई ओवर upon this river because the water is very speedy they say and is very deep। तो ऐसा कह के वो तो निकल गए वहाँ से, बोले कि वो वहाँ पर पुल नहीं बना पाए। सभी जितने भी इंजीनियर्स आए थे सबका पैसा वेस्ट हुआ, यानी जो मनी है, इंडियन मनी करेंसी, वो बेकार की, वो बता रहे थे। वो लोकल लोग सब उनको ऐसे कहते थे कि नेहरू जी काफ़ी जल्दी से करना चाहते थे काम, और उसके लिए इंडियंस को बजाय सुनने के बाहर के लोगों को ज़्यादा सुनते थे। क्योंकि आप जैसे वो कहते हैं कौन थे, ये वो थे प्राइम मिनिस्टर सर देसाई जी, है ना, मोरारजी देसाई जैसे कहते हैं कि ही वाज टोटली वेस्टर्नाइज्ड, ही वाज टोटली यूरोपनाइज्ड। वो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज के बारे में ज़्यादा सोचते थे, उनको ज़्यादा बेटर मानते थे, इंडियंस को ज़्यादा बेटर नहीं मानते थे, है ना। इस तरह इसलिए उनको बुला करके काम करवाया और पैसा काफ़ी वेस्ट किया। अब बाद में क्या हुआ कि जब ये बात सॉल्व नहीं निकला, इंजीनियर सब भाग गए, यहाँ से निकल गए, तो बाद में लोकल लोग जो गोताखोर थे उन्होंने जो पहले भी बता रहे थे, अब उनको दोबारा बुलाया गया, बोलिए अब क्या करेंगे बताइए। तो नेहरू जी वहाँ सुनने के लिए आए, सभी लोगों ने बताया कि ऐसे सर ऐसा पुल बनाइए जैसे रेलवे फाटक होता है उस टाइप के। तो वो खुद बता रहे थे कि उनकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग 64 से पहले 1960 और 62, 63 में वो वहाँ सबसे पहले उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई, उसी ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज बन चुका था रेलवे फाटक जैसा, है ना। बाद में गोताखोरों ने जब सलाह दिया कि सर इसमें पानी वो पानी इतना गहरा है, इतना बहाव है, उसके अंदर इतनी स्पीड होती है कि उसमें पत्थर नहीं ठहर सकता, पत्थर बह जाता है, तो सीमेंट क्या रोकेगा, कैसे इससे पुल बन सकता है, इसलिए आप रेलवे फाटक जैसा पुल बनाइए। तो रेलवे फाटक जैसा ही पुल बनाया गया उसके ऊपर, और जो ब्रिज था उसको जैसे स्प्रिंग ऐसे करते थे, खड़ा हो जाता था, पानी जब काफ़ी ओवरफ्लो होता था तब उसको खड़ा कर दिया जाता था, और बाद में उसको बिछा दिया जाता था। जब बिछ जाता था तो लोग उसके क्रॉस करके उधर जाते थे। अब वो अपनी एक इवेंट बता रहे थे। अब ये इवेंट उन्होंने कब बताई, जब संडे के दिन, संडे को मोस्टली मैं क्या करता था कि अपने जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह आते थे घर पर, वो सभी को उठा करके मैं छत पर, ये सर्दियों का दिन था, विंटर सीजन में, सबसे पहले सब पेपर इकट्ठे किए पूरे हफ्ते के, मैं ऊपर छत पर चढ़ जाता था संडे का दिन। संडे दिन मैं ऊपर चढ़ गया छत पर, वो भी आ गए, वो साथ में रहते थे एज ए टेनेंट, तो एज ए टेनेंट रहते थे साथ में। तो मैं जब ऊपर गया तो वो भी आ गए, तो वो पेपर पढ़ने लगे। पेपर में कोई न्यूज़ निकली थी कि बाहर के जर्नलिस्ट जो बाहर से लेडीज़ कोई आई थी, वो हिमालय में घूम रही थी संतों को देखने के लिए, संतों के
को सर्च कर रही थी कि इंडियन संत, इंडियन जो योगीज होते हैं बहुत आयु वाले, बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी उनके अंदर योग विद्या होती है और वो होती है काफ़ी, मतलब ईश्वर से उनका काफ़ी लगाव होता है, ऐसा कुछ उनकी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा कुछ देख करके चेक करने के लिए जर्नलिस्ट बाहर से आई थी। तो उस पेपर में ये न्यूज़ निकली थी। उस पेपर में जब मैंने उनको दिखाया तो वो भी पढ़ने लगे, तो वो बोले कि अच्छा अच्छा, ये तब उनको याद आया कि मैं अपनी बात सुनाता हूँ अपनी लाइफ की। उन्होंने बताया कि ये घटना कि ये जो पुल बन गया था, उसी पुल के ऊपर बोले मेरी पहली पोस्टिंग थी। उस पुल के ऊपर होकर के मैंने सबसे पहली बाइक मेरी, बोले मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, क्या बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी। उस बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके लंच टाइम में मैं अपना लंच बॉक्स डिग्गी में रख करके उसी मोटरसाइकिल के ऊपर होकर के बैठ करके उस क्रॉस होकर के, अब वो कह रहे हैं कि वो जो पुल बना हुआ था, वो पुल ऐसा था कि उधर जा करके नेपाल का बॉर्डर होता था, नेपाल का बॉर्डर लग जाता था, नेपाल का बॉर्डर का जंगल था, और उस जंगल में इतना डर लगता था कि यहाँ से क्रिमिनल्स इंडिया से जो क्राइम करते थे वो वहाँ पहुँच जाते थे बचने के लिए, और नेपाल से जो क्राइम करते थे वो क्रिमिनल्स वहाँ जाते, डाकू वहाँ से भरा होता था, ऐसा लोग कहते थे। वहाँ जाने से डरते थे हम लोग। लेकिन दिन था उसमें लंच टाइम था दोपहर का, तो अपना लंच बॉक्स मैंने रखा हुआ था। बोले मैं वहाँ पहुँचा, मैं क्यों गया था उस साइड में अपने उस पर मोटरसाइकिल लेकर के, क्योंकि मुझे चाहिए था तकिया बनाना था। तकियों में क्या होता है, जो कॉटन भरी जाती है, वो कॉटन वहाँ आसपास मिलती नहीं थी। बोले गोरखपुर जाना पड़ता या वहाँ जाना पड़ता, वहाँ से कॉटन लाते थे। लेकिन वहाँ वो जो पेड़ खड़े थे वहाँ पर, उस जंगल के पास में ही, जंगल एंटर होने से पहले ही काफ़ी बड़े पेड़ थे, उस पर कॉटन जैसे फूल लगते थे, कॉटन के, उसमें कॉटन निकलती थी। उस कॉटन वाले जो फूल गिरते थे उनमें से कॉटन निकाल के मैं चाह रहा था कि मैं उस कॉटन को इकट्ठा, लोग करते होंगे आसपास, इसलिए वो लोगों ने बताया था कि वहाँ पे जाके आप बोले आइए और जो रुई होती है उसमें निकाल के लाओगे आप उन फूलों में से, तो उससे आपकी तकिया बन जाएंगे। तो लोगों से सलाह लेकर के वो गए, बोले इससे पैसा भी बच जाएगा, और पहली पोस्टिंग इसलिए पैसा बचाना उनका पहला एम था। बोले कि पैसा हम जितना भी कम से कम खर्च करें उतना ही चाहिए था, इसलिए मैं लेने गया वहाँ पर। तो मैं जैसे इकट्ठा कर रहा था, इतने फूल देखा पड़े हुए थे, पूरा पेड़ के नीचे इतना गुच्छा हो रहा था। उन फूलों को मैंने इकट्ठा करके और बोरियों भरना शुरू कर दिया। बोरी लेके साथ में गया था, उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर रख करके। तो इतनी देर में क्या हुआ, थोड़ा सा देखा कि हल्की सी आवाज़ हुई पत्तों की, जो पत्ते थे पेड़ के नीचे पत्ते भी गिरे हुए थे, पत्तों खड़खड़ाने की सी आवाज़ में देखा कि वहाँ पे एक साधु सा खड़ा हुआ है, एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसकी थोड़ी सी दाढ़ी थी और हाथ में एक झोला था। और झोला जो था, बैग जो था, उस बैग के अंदर बैग को लटकाए हुए वो आदमी खड़ा हुआ था और मुझसे बोला, मैं देख के पहले डर गया, बोले क्योंकि डाकू हो सकता है, अभी डाकू है, अगर मैं कुछ बात करूंगा अभी अपने साथियों को बुला लेगा, मुझे लूट लेगा, मेरी मोटरसाइकिल भी ले जाएगा। बोले मैं एकदम डर गया उसको देख करके। लेकिन वो साधु, वो जो बोला था साधु कि बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दोगे? तो मैंने उससे बोला कि नहीं मेरे पास, और बोले कि मैं अगर बता भी दूँ मेरे पास लंच रखा दे दूँ, तब डिग्गी खोलूँगा तो अभी अपने साथियों को बुला लेगा, हो सकता है डाकू, ऐसा बोले वो सोच रहे थे। तो बोले कि मैंने कहा मेरे पास कुछ भी खाना वाना नहीं है, जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोला, तुरंत ही वो साधु बोला कि बेटे तुम्हारे पास खाना है, कोई बात नहीं, तुम मत देना चाहते, वो नहीं देना चाहते मत दो, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो साधु ने बोले कि मेरे सामने ही अपने बैग में से एक छोटा स्लेट का टुकड़ा निकाला, उस स्लेट के टुकड़े में और साथ में एक चौक दे दिया, चौक जो लिखने वाली खड़िया होती है वो दे दी। तो वो बोले कि आप इस पर अपना नाम लिख लो बेटा, छिपा करके मुझसे। तो बोले मैंने अपना नाम लिख लिया उसके ऊपर। उनका नाम क्या था, श्याम मोहन श्रीवास्तव। तो बोले मैंने अपना नाम लिख लिया, श्याम मोहन श्रीवास्तव। अरे छिपा, बोले छिपा के लिखो अपना नाम। बोले छिपा के मैंने लिख लिया, श्याम मोहन श्रीवास्तव। अब उन्होंने क्या किया, वो दूसरा एक टुकड़ा और निकाला अपने बैग में से, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। वो माय गुडनेस, बोले मैं उसको सोच रहा था कि इस पर छुड़ा लेता हूँ, तो थप्पड़ मारता हूँ साधु को अभी, और इसको ले लेता हूँ अपने पास में, एक अपनी बीवी के पास रखूँगा बनारस में, एक अपने पास रखूँगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी मैं लिख करके उसको भेज दिया करूँगा, वहाँ से उसको पढ़ दिया करेगी और मालूम पड़ जाएगा। तो उसमें टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, टेलीफोन या कुछ भी कोई वो इलेक्ट्रॉनिक सामान वो नहीं होते थे उस समय कम्युनिकेशन के लिए। बोले कि इस तरह हम बातचीत कर लिया करेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो वो तुरंत ही बोला, बेटा जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों के पास नहीं होती हैं, ये हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, हमारे लिए ये हैं, हम लोगों ने ये प्राप्त की हैं, तुम्हारे पास में ये ठहरेगी भी नहीं और तुम इसको ले भी नहीं सकते हो, तुम्हारे पास नहीं जा सकते। बोले इतना बोला तो मैं बोले कि मैं डर गया,
अंदर से थोड़ा सा मैं जहाँ पे आके मेरी सब बात कैसे सुनना भाई, ये अजीब आदमी है, तो सब कुछ मेरी बात मन की बात जान रहा है, पहले खाने की बात जान ली कि खाना भी है मेरे पास में, अब कह रहा है कि तुम जो सोच रहे हो बेटा नहीं हो सकता। बोले मैंने तुरंत ही वो वापस कर दिया उनको। उन्होंने वो रखा, रखते ही तुरंत बोले कि बेटा देखो उधर। तो मैंने उधर देखा, तुरंत ही जाने कहाँ अदृश्य हो गए वो। बोले उसके बाद में मेरे दिमाग में जाने क्या क्या बात चल रही थी। बोले यार मैंने खामखा उनके ऊपर संदेह किया, अगर मैं उनसे अच्छी बातें पूछ लेता, अपने धन के बारे में पूछ लेता, पैसा मुझे कम मिलेगा, क्या मेरे पास पैसा इकट्ठा कब हुआ, ऐसी बातें कर रहे थे, समझा रहे थे। तो बोले इतनी बातें सुनाई उन्होंने कि यार मैं उनको देखने के लिए, साधु के लिए मैं दोबारा कई बार गया वहाँ पर, लेकिन मुझे दोबारा उनका कोई दर्शन नहीं हुआ। इस टाइप की वो बातें कर रहे थे। तो ये जो वो है, यानी वो जो पुल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो कह रहे कि नेहरू जी ने पैसा ज़्यादा खर्च करके काम करते थे, मतलब पैसा इतना खर्च किया वो इंजीनियर्स को बुलाने के लिए, और उसको लोकली लोगों से पूछ करके, जो गोताखोर वगैरह होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता था कि पानी कितना गहरा है और कितना उसमें से कौन किस टाइप का पुल बन सकता है, तो वो पुल बनवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पैसा काफ़ी वेस्ट किया और तब जाके बनाया। तो ये जो शुभ करता, मतलब अपना आदमी जैसे सोचता है वैसे करता है, दूसरों की बातें कम मानता है, वट एवर ही थिंक्स वो पहले करेगा। तो ये नेहरू जी का एग्जाम्पल यहाँ से वो उन्होंने दिया और ये बात उन्होंने दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ ये होता है। अब शुरू करते हैं, जैसे नेक्स्ट वाला जो हुआ 37 वो शुरू करता है, वो मोदी जी क्या करते हैं, दूसरा आदमी जैसा चाहेगा वैसा हिसाब से करेगा। वो अपने देश के बारे में पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं, तब बात सुन करके वो वेस्टर्नाइज ज़्यादा नहीं है, वो अपने वो इंडियनाइज ज़्यादा है, मतलब इंडियंस की बातें ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, बजाय बाहर के लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने के वो अपने घर वाले लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने इंडियंस पर। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी नक्षत्र दोनों बताती हैं। देखो संवत्सर के हिसाब से ही तो लोगों को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखा आपने दोनों चीज़ें किस तरह से, दोनों में क्या डिफरेंस है। गांधी जी में ये क्वालिटी जो अच्छी थी वो इस वजह से या संवत्सर की वजह से, यहाँ भी संवत्सर में जो क्वालिटी है वो सभी नेहरू जी में थे। विद्यावान वो थे, पैसे वाले काफ़ी हो गए, है ना, और सौभाग्यशाली तो थे ही, क्योंकि अच्छे घर में पैदा हुए भाई, गोल्डन उसके साथ में पैदा हुए, कहना चांदी सोने की चम्मच पैदा लेके पैदा हुए, शुभ कामी और शुभ काम करने वाले, है ना, विद्या धर्म परायण, विद्या भी बहुत अच्छी थी, बच्चे वो घर में पढ़ाने के लिए ट्यूटर आते थे, है ना, टीचर पढ़ाने के लिए घर में आते थे, विद्या धर्म परायण, और दीर्घायु अच्छी आयु उनकी रही, 64 में डेथ हुई, है ना, 64 में काफ़ी एज, 64 तो वो गई, और लगभग 11 ईयर्स और 64 11 70 से ऊपर पहुँच गए, है ना। इससे दीर्घायु, पुत्रार्थी, पुत्र की तो इच्छा रखते थे, पुत्र और धन की इच्छा बहुत रखते थे, पुत्र नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, बेटी थी इसकी वजह, एक पुत्री के अलावा पुत्रार्थी, पुत्रों की इच्छा रखने वाले, पुत्र और धन की इच्छा रखने वाले होते हैं। और ठीक है ना, ये हो गया। अब आते हैं कि गांधी जी को जो टाइटल दिए गए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी को राष्ट्रपिता कहने के लिए कहना, वो कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। कब? 1944 में। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने रंगून से जो प्रसारण किया अपनी सेना के लिए, है इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी उन्होंने, उस आर्मी के लिए जो उन्होंने पहला वो किया ब्रॉडकास्ट, तो रंगून से किया था, रंगून के उससे टीवी से और रंगून से किया। तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। राष्ट्रपिता गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। और टाइटल के बारे में, जो महात्मा का जो टाइटल है वो किन लोगों ने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ज़्यादा यूज किया था। उससे पहले एक कोई राजवैद्य थे कालिदास के नाम से, उन्होंने दिया, गुजरात के कोई रहे होंगे, उन्होंने दिया था। कुछ कहते हैं लोग, और कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, श्रद्धानंद जी जो आर्य समाजी वो थे संत, उन्होंने दिया था, जो कि गुरुकुल कांगड़ी के रहने वाले, गुरुकुल कांगड़ी उन्होंने बताया था ना। गुरुकुल कांगड़ी से सबसे पहले गांधी जी वहाँ गए, उन्होंने महात्मा के उनको उपचार किया 1915 में। दोनों ही कालिदास जो वो थे वैद्य, उन्होंने 1915 में दिया, और श्रद्धानंद जो वो थे संत जो वो आर्य समाजी थे, उन्होंने दिया 1915 में। लेकिन 1919 में कहते हैं टाइटल ये जो यूज किया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेथ 1941 में डेथ हुई जाती है ना। मैं लिखा हुआ है कि 1915 में जब मिले थे गांधी जी से, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। लेकिन उस समय भी उन्होंने यूज किया होगा एक्चुअली, क्योंकि पहले यूज हो चुका था महात्मा नाम, तो महात्मा जो वो था टाइटल। लेकिन उससे पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेथ हो जाती है
1941 में 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की डेथ हो जाती है ना। और सरदार जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 18 अगस्त को 1945 में डेथ हो जाती है। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, 1944 में उन्होंने ये टाइटल दिया था, 1944 में, है ना। ये है, मैं लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर के रंगून से प्रसारण में प्रथम समय 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, 6 जुलाई 1944 को, और 1945 में उनकी डेथ हो जाती है। और 1946 में गांधी जी ने ये जो प्रैक्टिकल किए थे, यानी उसके ब्रह्मचर्य के प्रयोग, तो ब्रह्मचर्य का जो प्रयोग किया प्रैक्टिकल्स विद सेलिब्रेसी गांधी जी ने, वो 1946 में किए, 1946 में, यानी उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो पहली डेथ हो चुकी थी 1941 में, 1941 को 7 अगस्त 1941 को डेथ हो चुकी थी, और है ना, तो इसलिए दोनों नहीं थे उस समय। तो वो भी क्रिटिसाइज करते गांधी जी को कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, वो जो टाइटल दिया हुआ है वो टाइटल वापस ले सकते थे, ऐसा लोग कहते हैं। मेरा ये था कहना नहीं है, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गांधी जी का जो नक्षत्र है और नेहरू जी का नक्षत्र है, नेहरू जी के अंदर भी, यानी जो जातक पैदा होता है उसके अंदर भी सब क्वालिटीज होती हैं, जो भी जातक जो नक्षत्र होता है उसकी जो क्वालिटी वो सब पाई जाती हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है ना। इसलिए अब इनके जो योग बनते हैं, अब देखेंगे आप कि गांधी जी का जो योग है, अब इसमें चौथे क्वार्टर में पैदा हुए हैं गांधी जी, है ना, असली नक्षत्र में। तो फादर के लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी फादर की डेथ जल्दी होती है। तो बताते हैं कि उनके फादर की डेथ जब वो 16 साल के थे गांधी जी, तभी डेथ हो जाती है 1918। फिर 18 साल के जब 1988 में, यानी जब 18 साल के थे वो, तब वो जाके वहाँ जाते हैं इंग्लैंड के लिए पढ़ने के लिए। उससे पहले ही जब 16 साल के थे तब उनकी फादर की डेथ हो जाती है, यानी यंग अवस्था में फादर के लिए नुकसानदायक हुए। इसलिए चौथे क्वार्टर में पैदा होने वाला बच्चा अपने फादर के पिता के लिए नुकसानदायक होता है, फादर की डेथ हो जाती है जल्दी। अब इसमें जो असली नक्षत्र है उसकी जो क्वालिटी है, चौथा क्वार्टर अच्छा नहीं होता, तीसरा भी इसका जो पाद होता है वो अच्छा नहीं होता, दूसरा भी अच्छा नहीं होता, पहला ठीक होता है। पहले में नेहरू जी पैदा हुए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हुई, और बाकी इनके फादर की डेथ हो जाती है गांधी जी की। 18 साल में जब होते हैं तब तो जाते हैं इंग्लैंड के लिए, लेकिन 16 साल में, जब 16 साल के थे, 13 साल में पहले इनकी शादी हो जाती है। और अब आप बाद में देखोगे, अब जो मैंने वो जो इसके योग लिए हुए हैं, कौन कौन सी योग इनकी कुंडलियों बनते हैं दोनों की, में उनको मैं अगले लेक्चर में, अगले वाले उसमें, है ना, प्रोडिक्शन में लूँगा। उसमें तब जितने भी योग इन दोनों की कुंडलियों बनते हैं, क्योंकि हर किसी की कुंडली में योग तो बनते ही हैं भाई, और नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि जातक किस नक्षत्र में, किस उसमें पैदा हुआ है, किस टाइप की पोजीशन थी उस समय ग्रहों की, उसकी कुंडली में कितने एसेट्स हैं। पॉजिटिव ज़्यादा एसेट्स होंगे, यानी ज़्यादा अच्छी पोजीशन होंगी, ज़्यादा योग अच्छे बनने होंगे। और जैसे नेहरू जी की कुंडली में तो 32 योग बनते हैं, खाली जितने भी योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर जो पोजीशन बन रही हैं, केवल 32 योग बन रहे हैं। गांधी जी के में लगभग 63 है, 63, उनमें से जो अच्छे योग